हाँ तो फ्रेंड्स, मैं हूँ ऋतिक यादव और हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डेली देखेंगे। तो उसी के अंदर आज हम आगे चलते हुए हमने कल हैंस मार्गेनथाउ के क्लासिकल रियलिज्म का कंसेप्ट देखा था हमने, जिसको हमने पूरा कर लिया था। उसके 6 प्रिंसिपल भी हमने डिस्कस कर लिए थे एक एक करके। अब हम आगे इसी क्वेश्चन का पार्ट उठाते हैं, सेकंड पार्ट, नियो रियलिज्म ऑफ केनेथ वोल्ट्ज। केनेथ वोल्ट्ज के अकॉर्डिंग नियो रियलिज्म क्या है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस करना था। तो सबसे पहले हमने किसको समझाया था, हमने एक्सप्लेन किया रियलिज्म को कि एक्चुअली में रियलिज्म होता क्या है। अब हमने सबसे पहले वो डिस्कस किया, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर आए और क्वेश्चन की लैंग्वेज से हमने उठाया कि इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस करना है। तो हमने पहले किसके पॉइंट्स लिखे, क्लासिकल रियलिज्म के पॉइंट्स हमने मार्गेनथाउ के अकॉर्डिंग लिख दिए। उसके 6 प्रिंसिपल थे, हमने उनको एक्सप्लेन किया अच्छे से। अब हम चलेंगे आज का अपने सेकंड पार्ट के ऊपर, जो कि है नियो रियलिज्म कंसेप्ट, जो कि किसके द्वारा लिखा गया था, केनेथ वोल्ट्ज के द्वारा। लेकिन उससे पहले आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री की बेस्ट से बेस्ट वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो सेलेक्ट करें और पूरी मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही अच्छे से समझाई गई है, आप देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन के निशान को जरूर दबा दें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, हम बात करते हैं आज नियो रियलिज्म थ्योरी के बारे में। देखो भाई, नियो रियलिज्म और क्लासिकल नियो रियलिज्म, देखो कभी भी कोई भी चीज़ है ना, जब बाद में आती है ना तो वो उसके अंदर क्या करके आती है, कुछ ना कुछ उसको अपोज में लेके आती है। अब पहले क्या था, क्लासिकल रियलिज्म, अब उसको क्या करेगी, ये काटते हुए आएगी, उसको क्रॉस करते हुए उसके काउंटर में आएगी कि भाई उसको तो हटाना है, वो तो गलत थ्योरी है, ऐसा कुछ करके आएगी दूसरी थ्योरी, या फिर उसके अंदर करेक्शन लेके आएगी। तो उसी तरह से नियो रियलिज्म भी, जो कि केनेथ वोल्ट्ज ने पुरानी वाली थ्योरी को पूरी तरह से गलत प्रूफ करते हुए अपनी थ्योरी दी, जिसको हम आज देखेंगे। देखते हैं सबसे पहले, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द नियो रियलिज्म बाय द केनेथ वोल्ट्ज। देखो लिखना कैसे है वो भी आपको मैं बता रहा हूँ, पेपर के अंदर किस प्रकार मार्क्स गेनिंग हो सकते हैं, तो वो भी आप यहीं से नोट्स आप बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू वोल्ट्ज, this theory tried to explain the behavior of the state in the terms of structure, the international system. It is also called structural realism. ये बताना चाह रहा है कि वाल्ट ने कहा कि दिस थ्योरी ट्राई टू एक्सप्लेन, ये थ्योरी हमें समझाना चाहती है किसको, कि भाई साहब स्टेट्स के जो स्टेट्स होते हैं ना, स्टेट्स के बिहेवियर को समझाना चाहती है। किसको समझाना चाहती है, स्टेट के बिहेवियर को। और कहाँ पर समझाना चाहती है, इंटरनेशनल लेवल पे। कहाँ पर, इंटरनेशनल लेवल पे किस प्रकार से ये स्ट्रक्चर्ड है, किस प्रकार से ये बने हुए हैं, ये सिचुएट है, उसको समझाता है कौन, अपना ये नियो रियलिज्म। ठीक है, तो अब आ जाओ, केनेथ वोल्ट डिस्क्राइब द नियो रियलिज्म इन हिज बुक। केनेथ वोल्ट जो है ना, उन्होंने अपनी बुक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो कि 1979 के अंदर पब्लिश हुई थी, उसके अंदर उन्होंने कुछ एक अजम्पशन दिए जो कि अब हम देखेंगे। तो सबसे पहला बेसिक अजम्पशंस को आप देख सकते हो। बेसिक अजम्पशन ऑफ वोल्ट, ह्यूमन नेचर डज नॉट प्ले ए क्रूशियल रोल इन गेनिंग पावर अमंग स्टेट। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, हमने जब पहले देखा क्लासिकल रियलिज्म के अंदर देखा, तो उसके अंदर पूरा जो पब्लिक, जो किसी भी स्टेट का जो इंटरेस्ट दे रखा था, वो क्या दे रखा था, ह्यूमन नेचर के ऊपर बेस्ड था कि भाई ह्यूमन नेचर कांस्टेंट होता है, उसमें हमने यही पढ़ा था। लेकिन ये साफ साफ उसको गलत प्रूफ करते हैं कि ये कहते हैं कि वो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं रखता है। अगर किसी भी पावर को गेन करने में ह्यूमन नेचर कोई भी क्रूशियल रोल नहीं निभाता है, बल्कि जो एनारिकल स्ट्रक्चर है ना, किसी भी जो कि स्टेट है, उसकी एनारिकल स्ट्रक्चर है ना, वो डिपेंड करती है उसके ऊपर। तो कौन डिपेंड करता है, उसकी स्ट्रक्चर डिपेंड करती है इंटरनेशनल सिस्टम पे। ध्यान समझ में आया कि कौन डिपेंड करता है, उसकी एनारिकल स्ट्रक्चर, और कौन डिपेंड नहीं करता, ह्यूमन नेचर। तो पहली बात आपको यही लिखनी है कि भाई साहब केनेथ वोल्ट्ज ने पहले कहा कि जो क्लासिकल रियलिज्म के अंदर बताया गया था कि
ह्यूमन नेचर डिपेंड करता है किसके ऊपर, पावर को गेनिंग करने के लिए कौन क्रूशियल रोल निभाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द अपना कौन, केनेथ वोल्च, क्या स्ट्रक्चर ऑफ एनारिकल इंटरनेशनल सिस्टम डज, मतलब कि काम कौन करता है इंटरनेशनल सिस्टम में, उसकी स्ट्रक्चर किसी भी स्टेट की। जैसे कि आप दिखा सकते हो कि ह्यूमन नेचर नहीं काम करता है, स्ट्रक्चर ऑफ एनार्की ही काम करता है इसके अंदर, ठीक है। तो मेन रोल कौन निभाता है पावर को गेनिंग करने में, अपना स्ट्रक्चर ऑफ एनार्की। आगे देख सकते हैं इसके अंदर सेकंड पॉइंट, सेकंड एजम्पशन क्या कहता है, स्ट्रक्चर रियलिज्म है ये, स्ट्रक्चर रियलिज्म describe the security competition and interstate conflict, the lack of the overarching authority अबोव स्टेट। इसके अंदर कहा कि भाई साहब सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि किसी भी कंट्री या किसी भी स्टेट के पास क्या नहीं है, लैक ऑफ सुप्रीम अथॉरिटी, किसी के पास कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है, कोई बैठा नहीं है भाई। अब कोई बैठा है क्या पूरे वर्ल्ड लेवल पे, कोई बैठा है क्या कि भाई जो इन सब देशों को क्या कर ले कि हिदायत दे कि तुम ये मत करो ये मत करो, कोई बैठा है क्या, कोई नहीं बैठा ना। तो क्यों, क्योंकि कोई सुप्रीम अथॉरिटी है ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, कोई नहीं है ना। सबके पास अपने अपने क्या है, सब सोवरेन है, सोवरेनिटी को अपनाते हैं, सब अपना काम करते हैं। कोई भी देश है वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है, और अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेगा तो वो अपनी पॉलिसीज़ को बढ़ाएगा, और पॉलिसीज़ को बढ़ाएगा तो सीधी सी बात है क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। और यही तो समझना है यार, कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा भाई साहब, क्योंकि कोई सुप्रीम अथॉरिटी तो है ही नहीं वर्ल्ड लेवल पे। अब भाई अमेरिका है, इंडिया है, कोई है क्या इनके ऊपर, कोई दबाव डाल सकता है क्या, सब अपने आप में क्या है, सोवरेन है। तो यही तो चीज़ है जो कॉन्फ्लिक्ट, यही तो एनारिकल स्ट्रक्चर है जो क्या क्रिएट करती है, कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन क्रिएट कर देती है। अंडरस्टैंड, मैक्सिमाइज टू आवर सिक्योरिटी ओनली। और कोई भी स्टेट सबसे ज़्यादा क्या गेन करना चाहेगा, अपना सिक्योरिटी गेन करना चाहेगा। भाई तुम क्या करना चाहते हो, सिक्योरिटी, उसमें क्या बताया था कि हायर लेवल पे क्या होगी, पावर। लेकिन इसमें उन्होंने सीधा काट उस चीज़ को गलत प्रूफ करते हुए कहा कि कोई भी स्टेट अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करेगा, ना कि पावर को। पावर तो टू पावर मैक्सिमाइज, अगर वो पावर को मैक्सिमाइज करेगा ना तो सिक्योरिटी अपने आप ही क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी। देखो इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं यार। अभी जो इंडिया कभी किसी से कोई सा पद्धति ले रहा है, जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि हमने S-400 रसिया से लिया है। क्यों लिया है, इससे क्या होता है, ये जैसे ही हमने S-400 रसिया से लिया है, हमने क्या इंक्रीज की है, हमने अपनी पावर इंक्रीज की है ना। और पावर इंक्रीज करने से क्या हुआ, हमारी सिक्योरिटी इंक्रीज हुई है। मतलब हमारा मेन गोल क्या था, हमारा मेन गोल था सिक्योरिटी को इंक्रीज करना। तो हमने क्या मेन चीज़ क्या किया है, सिक्योरिटी। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था कि मैक्सिमाइज, कोई भी स्टेट अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करना चाहता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसके बाद देख सकते हो आप, अकॉर्डिंग टू द केनेथ वॉल्च देयर आर थ्री मैन की एलिमेंट इंटरनेशनल सिस्टम के, जिनको आप देख सकते हो। ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल, किस प्रकार से ऑर्गेनाइज हुआ है पूरा वर्ल्ड, किस प्रकार से ऑर्गेनाइज है उसको समझाते हैं इसके अंदर 2 लेवल है, एक एनार्की लेवल है और एक हायरार्की लेवल है। एनार्की के अंदर वो क्या करते हैं, डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड के बारे में बताते हैं कि भाई किस प्रकार से स्ट्रक्चर है पूरा वर्ल्ड, वो भी कहाँ पर, इंटरनेशनल लेवल पर किस प्रकार से डिसेंट्रलाइज है, इस चीज़ को डिनोट करते हैं। दूसरा है हायरार्की, इसके अंदर वो डेमोस्टिक लेवल पे बताते हैं कि किस प्रकार से सिचुएटेड है पूरा वर्ल्ड, डेमोस्टिक लेवल पे। दूसरी चीज़ है डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट्स, इसके अंदर वो बताते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट्स के अंदर कि पूरा जो कंट्रीज है, पूरा जो वर्ल्ड है वो बटा हुआ नहीं है, वो शेयरिंग नहीं है, वो एक ही है। वो कैसे है भाई, देखो सबके कॉमन इंटरेस्ट है। कैसे है सर कॉमन इंटरेस्ट, ये बताओ। कॉमन इंटरेस्ट इस प्रकार से है कि सभी के सभी क्या है, सबकी देखो टैक्सेशन पॉलिसी है, सब सोवरेनिटी चाहते हैं, सब जस्टिस है, सबके अंदर जस्टिस है। मतलब सबका कॉमन इंटरेस्ट तो वही है ना, सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करना। तो इसीलिए वो क्या कहते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट्स, क्या कि कोई भी देश क्या नहीं है, डिफरेंशिएट नहीं है, बटा हुआ नहीं है, यूनाइट है।
तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज। अब भाई अपनी कैपेबिलिटी के आधार पर वो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। किसी भी चीज़ का देख लो आप, एनवायरनमेंट का कर लो, किसी भी चीज़ का कर लो, जैसे फूड वगैरह जो भी है वो किसके ऊपर करते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज के आधार पर करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि चाइना के अंदर सुबह नाश्ते में क्या लेते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं भाई। अब उनका क्या कर सकते हैं हम, कुछ नहीं कर सकते ना। तो इसी प्रकार से वो क्या होता है, उनकी कैपेबिलिटी के आधार पर उनको वही चलता है, उनको वही खाना अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप उनसे समझ सकते हो। अब आपको मैं एक छोटे से बहुत ही बेहतरीन वाले ग्राफ के आधार पर पूरा अच्छे से समझाना चाहता हूँ, और आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सुनना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो इंटरनेशनल सिस्टम क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम पूरा ये है, ये डिपेंड है एनारिकल स्ट्रक्चर पर। अब भाई एनारिकल स्ट्रक्चर पर कैसे, कि कोई भी देखो इक्वल पॉलिटिकल यूनिट, कि जितने भी वो है अपने जितने भी स्टेट है सबके पास इक्वल पॉलिटिकल यूनिट है, सब अपने आप में सोवरेनिटी गेन कर रखी है। उनकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है इस वर्ल्ड लेवल पे कि भाई उनकी वो हेल्प कर देगा, उनके वहाँ पर वो बैठे हैं तो हेल्प कर देगा। सबको अपनी हेल्प खुद करनी पड़ेगी, और सब खुद हेल्प करेंगे तो किसी की कोई सर्टेनिटी नहीं है। ये जो अनसर्टेनिटी है ना, ये पैदा हो जाती है कि वो स्टेट क्या करेगा अपनी पॉलिसीज़ को लेकर, हमें नहीं पता है। वो अपने सेल्फ हेल्प के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है। दूसरी चीज सस्पिशियस, पूरी तरह से उसकी पॉलिसीज क्या होंगी, सस्पिशियस होंगी, ठीक है। उसके बाद देखो सिक्योरिटी डायलेमा, इसी से हमें क्या इसको कनेक्ट करते हैं सिक्योरिटी डायलेमा को, कि वो अपनी सिक्योरिटी को इंक्रीज करना चाहेगा, क्योंकि कोई ऊपर बैठा तो है नहीं, दूसरा देश आके इलाज कर दे उसका कल ही तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो वो अपनी सिक्योरिटी को क्या करना चाहेगा, डायलेमा या इंक्रीज करना चाहेगा, जो कि होस्टाइल सिचुएशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देती है। अब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कैसे करेगी भाई, कोई भी इंसान सिक्योरिटी को इंक्रीज करेगा तो दूसरे वाला सोचेगा कि मैं इससे ज़्यादा करूँ, तीसरे वाला सोचेगा मैं इससे ज़्यादा करूँ, तो कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, सब जैसे सिक्योरिटी इंक्रीज करेंगे, ये कब हो सकती है, जब हम क्या करें, पावर का मैक्सिमाइजेशन करें। पावर मैक्सिमाइजेशन कैसे होगी, पावर मैक्सिमाइजेशन के लिए हमें रिलेटिव कैपेबिलिटीज ध्यान रखनी पड़ेंगी, प्लस रिलेटिव गेन्स को ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैपेबिलिटी होनी चाहिए हमारी किसके अंदर, पावर को मैक्सिमाइज करने की। फिर उसके बाद हम इसको किसका, बैलेंस ऑफ पावर। अब पावर को बैलेंस करने के लिए भी तो होना चाहिए ना, तो इसके अंदर पोलरिटी डेवलप हो जाती है। पूरा वर्ल्ड बाईपोलर ट्राईपोलर ऐसे पोलर्स के अंदर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो ग्रेट पावर से एक साइड हो जाती है और लोअर पावर से एक साइड हो जाती है, जिससे क्या होता है, पोलरिटी डेवलप हो जाती है। तो ये पूरा अपना बहुत ही अच्छे से समझाने की मैंने कोशिश की है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है, अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को आगे पहुंचा दो। और इसके भाई नोट्स पक्का बना लेना, अच्छे से देख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे। और थैंक यू सो मच। अगर मॉडर्न हिस्ट्री देखनी है तो आप ज़रूर अपने चैनल के ऊपर विजिट करिए, और आपको ये सीरीज आगे स्टार्ट रखनी है तो आप लोग अपना ओके की रिपोर्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।